screen visible and I'm clearly audible to everyone? Please write in the chat box. Guys. Okay, चलो let's begin. आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द गैस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मीन्स कि हमारा जो ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन और CO2 का जो इन्वॉल्व है, तो ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होती है, व्हाट एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर कौन सा प्लेस है. तो हमने पढ़ा था एल्वियोलाई के बारे में. एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एल्वियोलाई से कहाँ जाती है गैस, ब्लड के पास. अब ब्लड के पास से कहाँ जाएगी, टिश्यू के पास. ठीक है, इतना क्लियर है कहाँ कहाँ गैस का एक्सचेंज होगा. गाइस, गौतम, नावे, पवन, ठीक है. तो ये तो गैस की एक्सचेंज, बट अब कैसे यहाँ पर होगा, मतलब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच रेगुलेट दिस प्रोसेस. मतलब ये जो ऑक्सीजन का हम इनहेल करके फाइनली टिश्यू तक पहुंचा रहे हैं, और जो CO2 फाइनली वापस एल्वियोलाई के पास से आके एटमॉस्फेयर में एक्सहेल हो रही है, ये किस पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे. तो हियर विल बी लर्निंग अबाउट द फैक्टर्स व्हिच रेगुलेट दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, स्टार्ट करें गाइस. Why nobody is responding? Okay, this is your alveoli. ठीक है, alveoli कहाँ होता है, it is a part of which system? फटाफट बताओ, alveoli किस सिस्टम का पार्ट है, जल्दी बताओ. पवन, नवे, गौतम. लंग्स में होता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पास, इसके पास क्या होती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसके आसपास है ना. और ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ऑब्वियसली ब्लड. ठीक है, ठीक है, यस. ठीक है, अब फाइनली ये ब्लड किसके पास ले जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल है दैट इज टिश्यू. तो यहाँ पर गैस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा. ओके ओके, हैंड रेस कर देना नावे, दैट वुड बी फाइन. तो हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, एल्वियोलाई से जैसे ही एयर इनहेल होता है, तो अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन. ये ब्लड के पास जाएगी, देन ये ब्लड किसके पास ले जाएगा, टिश्यू के पास. अब टिश्यू क्या कर रहा था, सेल्युलर रेस्पिरेशन, दैट मीन्स वहां क्या इवॉल्व हो रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक की होती है. तो ये CO2 पहले कहाँ जाएगा, ब्लड में, एंड ब्लड विल डिलीवर इट टू द एल्वियोलाई. और ये एल्वियोलाई से क्या हो जाएगा, बाहर. और यहाँ से जो अंदर आ रहा था वो कौन, ऑक्सीजन. क्या इतनी बात क्लियर है, गैसेस का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस. ओके, तो क्या हम एल्वियोलाई को प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सचेंज कहाँ हुआ, इन इन द एल्वियोलाई, इसीलिए हम एल्वियोलाई को बोलते हैं क्या, प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. अब ये जो O2 और CO2 एक्सचेंज होती है, उनका मीडियम क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मूव होना फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. ठीक है, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगेगी. हमारी डिफ्यूजन क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है. तो यहाँ पर मटेरियल है, दैट मीन्स गैसेस है, ऑब्वियसली गैसेस कैसे फ्लो करेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है, क्या ये सारी बातें क्लियर है, कैन वी मूव फर्दर गाइस, कैन वी मूव फर्दर. ठीक है, तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन कि गैसेस कहाँ कहाँ एक्सचेंज होती. अब मैंने आपको बोला था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड. मतलब ये जो ऑक्सीजन फाइनली कहाँ जा रहा है, टिश्यू के पास. यहाँ पर कोई ना कोई फैक्टर बैठा हुआ है जो इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा. तो देयर आर फोर मेन फैक्टर्स ऑन विच दिस एक्सचेंज डिपेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले होगा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो वाला. नेक्स्ट होगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब ये CO2 या ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है, उसके बेसिस पे क्या होगा, एक्सचेंज का अमाउंट होगा. उसके बाद हम बात करेंगे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है वो थिक है या थिन है. अगर थिक है तो ये गैस का एक्सचेंज बढ़ाएगा, या थिन है तो बढ़ाएगा. लास्ट बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, कि लंग्स के अंदर
कितना ज्यादा सरफेस एरिया है तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है गाइस? ओके, अब देखो, क्या एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है? ओके पवन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहले प्रेशर के बारे में देखेंगे कि प्रेशर कैसे इनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। देन सॉल्युबिलिटी, थिकनेस और सरफेस एरिया। अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या एटमॉस्फेयर में सिर्फ O2 या CO2 प्रेजेंट है, या और दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट है? नो। कैन वी से इट एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस? क्या हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, और भी बहुत सारी गैसेस होगी। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, सारी गैसेस मिलके कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। राइट राइट गाइस, प्रेशर एग्जिट कर रही होगी गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। यस। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। तो मिक्सचर ऑफ गैस तो क्या हो गया, जो मिक्सचर ऑफ गैस है उसमें क्या हो गया कि सारी गैसेस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो इसमें जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? एक मिक्सचर लो, उस मिक्सचर में जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो इनमें से अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर यहाँ पर लिबरेट कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है, दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या पार्शियल प्रेशर टर्म क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? एक मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर, इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय स्मॉल p। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी तो PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड होगी PC। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पर हम फर्स्ट फैक्टर के बारे में अब मुझे बताओ, गैसेस का जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो रहा है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाउ गैसेस आर मूविंग, हाई टू लो और लो टू हाई? यस, वेरी गुड। कैसा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टूवर्ड्स। ठीक है, आप देखो जो एटमॉस्फियर और हमारा क्या होता है लंग्स, उसमें क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। जो लंग्स होते हैं कभी हाई की होते हैं कभी लो की होते हैं, इसीलिए गैसेस क्या होती है, इनहेल होती है और एक्सहेल होती है। अब ये देखते हैं कि प्रेशर कैसा हाई या लो होता है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई, है ना। और जब रिलैक्स करेगी तो प्रेशर हो जाएगा लो। इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी ना मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, राइट, बताई थी। ठीक है, तो देखो जो एटमॉस्फियर है उसमें PO2 कितना है, 159, और एल्वियोलाई है उसमें 104। तो ये हाई टू लो मूव करेगी, दैट मीन्स ये कैसे मूव करेगी, 159 से 104 की तरफ। तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, है ना। ठीक है, फिर एल्वियोलाई किसके पास जाती है, ब्लड के पास। ब्लड के पास PO2 और कम है, तो क्या ये ब्लड के पास जाएगा, ब्लड के पास जाएगा। अब क्या हो गया, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड। जैसे ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कहाँ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे जैसे मूव कर रहा है ये कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए फाइनली O2 कहाँ डिलीवर हो जाएगी, टिश्यू। तो पहले कहाँ थी, एटमॉस्फेयर में, फिर कहाँ गई, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के बाद कहाँ गई, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगी, फाइनली टिश्यू में। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ, कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है गैसेस का। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या था, हाई था, किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पर क्या था, लो था, PO2। इसीलिए डीऑक्सीजन ऑक्सीडेटेड में प्लस कैसे जाएगी, देखो ये आपका क्या है, वेन्स, वेन्स में कैसा है, डीऑक्सीडेटेड। यहाँ कौन बैठा है, RBC। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है RBC पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, या ऑक्सीजन इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही अगर ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो वो तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड तो ऑक्सीजनेटेड में नहीं जाएगा, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी क्लियर है पवन?
नावेद को क्लियर है? पवन, आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं किसकी, हम कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर जो PCO2 एटमॉस्फेयर में है दैट इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू द टिश्यूज। तो CO2 एक्सेल होगा या इनहेल होगा? CO2 क्या हो जाएगा? एक्सेल, प्रेशर की वजह से, और यहाँ पर ये इनहेल हो जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? देखो ये एटमॉस्फेयर में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर, और एक टिश्यू में था, टिश्यू में बार बार क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट मीन CO2 प्रोड्यूस हो रही है। अगर CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, विच विल लीड टू द पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होगा दैट वाज आल्सो ज्यादा। अगर ज्यादा गैस का अमाउंट है तो वो तो ज्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। तो ये फिर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करते करते लंग्स के पास गया, तो ऑक्सीजन यूज हो गई, तो उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई टिश्यू के पास, तो हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और फिर फाइनली जो एल्वियोलाई के पास गया और एटमॉस्फेयर। तो हमारा CO2 कैसे मूव कर दिया, फ्रॉम लंग्स टू, क्लियर है, बट टेबल में प्रेशर का कम हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में। अब मुझे ये बताओ कि अगर ब्लड में PO2 ज्यादा नहीं होगा तो क्या वो टिश्यू के पास जाएगी? हमेशा गैस कैसे मूव होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर ब्लड में ज्यादा होगा तभी तो उसके पास क्या होगा, आई अग्री विथ अमेजिंग। अच्छा, नावे, अमेजिंग, सॉरी पवन, मैं आप दोनों को बताती हूँ। अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये है आपका एल्वियोलाई, कौन है ये, एल्वियोलाई। और यहाँ पर ये क्या क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। इतनी बात तो समझ में आती है ना, इतनी ब्लड तो समझ में आती है। अब टिश्यू के पास से कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सी। डीऑक्सी किसके पास है, या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे ये एल्वियोलाई के पास आया तो क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट में यही है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई से बाहर निकल के कहाँ जा रहा है, टिश्यू के पास। दैट मीन्स टिश्यू के पास PO2 कम होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास PO2 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन डिलीवर होगा ना। अगर ये हाई टू लो वाला कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है तो क्या ऑक्सीजन डिलीवर हो पाएगा, टिश्यू को चाहिए ना अल्टीमेटली तो ऑक्सीजन। अभी समझ में आया, नाविक को आ गया, अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। ओके ओके ग्रेट। सो ये किसकी बात करी हमने अभी, प्रेशर की। तो जो हमारा एल्वियोलाई था, जो लंग्स का पार्ट था, उसमें जो PO2 था वो कितना था, 104 mm ऑफ Hg इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और एल्वियोलाई से ब्लड कहाँ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड के पास। यहाँ पर जो PO2 है दैट इज 40। तो विच वन इज ग्रेटर, 104 और 40, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 104 या 40, 104 ऑब्वियसली। तो क्या हम ये साइंस लगा सकते हैं। अब हमेशा क्या होगा, हाई टू लो मूवमेंट होगा, है ना। तो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को मिल जाएगा, ये प्रेशर की वजह से ही हुआ ना, है ना गाइस। आप देखो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, PCO2 की बात कर रही है। PCO2 कहाँ पर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कब बनता है, ये टिश्यू है, टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन आ गया, तो ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर O2 क्या हो गई, यूटिलाइज हो गई। जैसे ही ये यूटिलाइज हुई तो क्या ये डीऑक्सीजनेटेड हुआ, और जैसे ये डीऑक्सीजनेट हुआ हमको ऑक्सीजन को ऐड करवाना पड़ेगा। मतलब ये फ्लो होते होते अगर एल्वियोलाई के पास जाता है तो इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, इन कंपैरिजन टू एल्वियोलाई तो कम ही होना चाहिए। पर जब यहाँ पर O2 यूज हो गया और यहाँ से इसको क्या मिल गई, CO2 मिलेगी ना, टिश्यू के पास सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, तो PCO2 का जो प्रेशर है वो तो बढ़ ही जाएगा ना ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अभी क्लियर गाइस, क्लियर है, नाविद को क्लियर है, पवन आपको, गौतम आपको, पवन को भी क्लियर है, गौतम व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। Okay, so I hope these points are clear to you now. Clear है guys? Please respond. How will I come to know that clearly or not? ठीक है, तो देखो जो हमने इंस्पायर उसमें मिक्सचर ऑफ गैस था,
उस मिक्सचर ऑफ गैस में जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से। अब आ गए हम लंग्स में एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास PO2 104 है, ये ट्रेवल करते करते ये क्या आपका हार्ट, हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था ना कि गैसेस ट्रेवल कैसे करती है, पहले लंग से जाती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा और हार्ट उसको पंप करके फाइनली किसको डिलीवर करेगा, बॉडी के बचे हुए पार्ट्स को या टिश्यूज को। ठीक है, तो देखो एल्वियोलाई से कहा गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास गई, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू किसको डिलीवर होगा, बॉडी टिश्यू में। तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू लर्न इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का था वो यहाँ पर हाई था और यहाँ पर लो था, इसीलिए ऑक्सीजन ऐसे डिलीवर हुई। और यहाँ पर जो PCO2 की बात करें वो टिश्यूज में हाई था, PCO2 है ना, और ये फाइनली कहाँ गया, एल्वियोलाई के पास, क्योंकि यहाँ क्या था लो। तो क्या ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को, क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, गौतम को क्लियर है, नावेद आपको भी क्लियर है, पवन आपको भी क्लियर है। ओके, अब प्रेशर वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस हम कहाँ देखेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका पार्ट होता है, प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या होता है कि CO2 भी डिसॉल्व हो सकता है और O2 भी डिसॉल्व हो सकता है, पर कौन ज्यादा हो सकता है, CO2 ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो डिसॉल्व भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिसॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगी, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए CO2 का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा, इसीलिए इसका जो परसेंट होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाने वाला दैट इज हायर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, पर इन कंपैरिजन टू जो हमारे CO2 वो कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन CO2 का जो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा वाले पार्ट में होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो ऑक्सीजन है और CO2 है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या कम है, जल्दी बताओ, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है या कम है, पवन, नाविद, गौतम, गाइस, solubility of CO2 is higher or lower in comparison to the oxygen? चलो, लेट मी से solubility है ज्यादा और ऑक्सीजन की solubility है कम। तो क्या ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, जितना soluble होगा वो जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेम्ब्रेन की, किसकी मेम्ब्रेन की, एल्वियोलाई की। फाइनली जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोलाई से कहाँ हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। तो ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है वो जितनी ज्यादा थिन होगी क्या उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा गैस का। डू यू एग्री विद दिस पार्ट, थिनर द मेम्ब्रेन मोर द एक्सचेंज। ओके नावेद, नो इश्यूज, बट मैसेज करते रहो, है ना। जितना ज्यादा थिन होगा, अगर वो कोई इतनी पतली लेयर है तो उससे जो गैस है वो ऑटोमेटिकली इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। और मैं अगर बोल दूं इतना मोटा बेरियर है तो क्या यहाँ पर एक्सचेंज भी स्लोअर रेट पे होगा, दैट मीन्स थिनर द मेम्ब्रेन मोर द एक्सचेंज, है ना पवन, गौतम। यस, ठीक है। तो ये जो आपकी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है जो डिफ्यूज करती है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पहला है जो ये इपीथीलियम, कहाँ ये एल्वियोलाई की जो फर्स्ट वाली लेयर है ये। उसके बाद जो लास्ट आता है एंडोथीलियम, किसका, ब्लड कैपिलरीज का, क्योंकि एल्वियोलाई के पास कौन है, ब्लड। और इन दिनों के बीच में जो सब्सटेंस होता है दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर गाइस, क्लियर। तीनों लेयर के नाम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एंडोथीलियम ब्लड में, एपिथेलियम एल्वियोलाई में, और इन दिनों के बीच में जो है ये क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। अब मैंने क्या बोला आपको, थिनर द मेम्ब्रेन मोर द एक्सचेंज। तो ये जो हमारी क्या होती है एल्वियोलाई और ये पूरी जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर की थिकनेस कितनी है, 0.5 माइक्रोमीटर।
that is 5 into 10 to the power minus 7 meter. Is it very thin or thick? It is very thin. Therefore exchange भी क्या प्रमोट करेगी? ज्यादा. Clear? Guys, clear? नेक्स्ट पार्ट की बात करें. अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की. तो देखो जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, पहले ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया के बाद क्या होती है, ये डिवाइड होती है, बाइफरकेट होकर प्राइमरी ब्रोंकस बनाएगी. देन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फाइनली एल्वियोलाइज. तो ये सब जो डिवीजन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, लंग्स के अंदर. और लंग्स के अंदर ये जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? देयर आर सो मेनी एल्वियोलाइज, राइट. देखो तो सरफेस एरिया की बात करें तो जब हम 3D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या 3D स्ट्रक्चर की, उसका अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे सरफेस एरिया. और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होगी, जो एल्वियोलाई थी ऑब्वियसली हमारी मेम्ब्रेन है ना. तो देखो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन दी लंग्स. तो अगर एल्वियोलाई ज्यादा होंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया मतलब बहुत सारी जगह प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज का भी जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा या नहीं होगा गाइस, है ना. तो एल्वियोलाई की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सरफेस एरिया की वजह से एक्सचेंज ज्यादा होता है. तो ये सरफेस एरिया जो लंग्स का होता है इट इज अबाउट 100 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है उसके बराबर एरिया कहाँ होता है हमारे लंग्स के अंदर. दैट मीन्स इतना ज्यादा सरफेस एरिया है तो एक्सचेंज भी ज्यादा हो रहा है. अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या एक्सचेंज भी कम होगा? एक्सचेंज भी कम होगा गाइस. पवन, गौतम, व्हाट हैपेंड नावेद? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके एल्वियोलाई कम हो जाते तो एल्वियोलाई के कम होने से ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी कम हो गया. तो क्या सरफेस एरिया के कम होने से एक्सचेंज भी कम हो जाएगा? हो जाएगा पवन? यस. तो यहाँ पे इसकी वजह से एक डिसऑर्डर आता है. जो हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा. तो हमेशा ध्यान रखना एल्वियोलाई किस लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने में. और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गया है. तो क्या आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा समझ में आया, चारों फैक्टर्स? लंग्स में टेनिस कोर्ट जितना सरफेस, यस. क्योंकि देखो वहां पर जो ये एल्वियोलाई होते हैं ना दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. तो इतने सारे एल्वियोलाई, हर किसी का एरिया होगा कोई होगा 5 मीटर या 0.5 मीटर स्क्वायर का. अगर यहाँ पे करोड़ों या लाखों यहाँ पर एल्वियोलाई हो गए तो इनका एरिया भी ज्यादा होगा. इसीलिए बोलते हैं टेनिस कोर्ट के बराबर का एरिया कहाँ होता है, लंग्स में. बट ड्यू टू व्हाट, एल्वियोलाइज. ठीक है. नो इश्यूज नावेद. ओके. अब हम पढ़ेंगे गैस ट्रांसपोर्ट. मतलब हमने बोला था कि ये जो हमारा गैस है वो एल्वियोलाई से क्या कहाँ एक्सचेंज होता है, ब्लड में. और ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यूज में. ये तो किसकी बात हुई हमारी, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में जाएगा और CO2 क्या जाता है इस डायरेक्शन में. अब इसको लेके कौन जाएगा, यहाँ पर कोई व्हीकल है क्या जो उसको लेके जा रहा है, या अपने आप उड़ते उड़ते हवा में जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? देयर वुड बी समवन जो इस ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, है ना. पवन, नवीन, गौतम. यस. तो हम यहाँ बात करेंगे गैस के ट्रांसपोर्ट की. गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको लेकर कौन जा रहा है. ठीक है. ओके. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, लंग्स से टिश्यू. और CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, टिश्यू से लंग्स. इतना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई गेस. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना. CO2 को एक्सेल करना है ना. O2 would be inhaled and CO2 would be exhaled, right? अब देखो यहाँ पर कौन कैरियर है जो इसको ले जा रहा है. तो ऑक्सीजन की बात करें तो वो दो तरीके से जा सकती है. एक तो बताया था मैंने आपको ब्लड प्लाज्मा. ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है इनटू द ब्लड प्लाज्मा. तो ये क्या हो जाएगी हमारी डिसॉल्व स्टेट में जाएगी. कहाँ डिसॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, किस में जाके डिसॉल्व, किस में हो रही है गाइस, किस में डिसॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, इनटू द ब्लड प्लाज्मा. तो एक तो ये तरीका हो गया. नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का नाम सुना है. हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में, आरबीसीज में. ये हीमोग्लोबिन क्या
एक्ट करेगा एज अ व्हीकल। मैंने बोला था ना कोई कैरियर मॉलिक्यूल, एक तो डिजोल्व में चली गई, अब दूसरा हुआ कि इस हीमोग्लोबिन ने क्या बोला कि ऑक्सीजन मैं तुम्हें लंग से टिश्यूज तक ले जाता है, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ने कैसे एक्ट किया, एज अ व्हीकल। मतलब सपोज मैं बोल दूं कि आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है एंड यू आर टेकिंग अ फ्लाइट फॉर दैट, ठीक है, तो ये जो आप फ्लाइट ले रहे हैं वो आपका क्या हुआ, व्हीकल। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है उसको भी व्हीकल की जरूरत है, तो ये व्हीकल कौन है, हमारा हीमोग्लोबिन। ये क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये एचबी हीमोग्लोबिन, जल्दी बताओ। ब्लड पढ़ चुके हैं ना हम, यस, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन कम सेट विथ मी, आई विल ड्रॉप यू टू द टिश्यू। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ी तो एक कंपाउंड बना HbO2, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ये पार्ट क्लियर है, क्या ये पार्ट क्लियर है गाइस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ओके, चलो गौतम को भी क्लियर है और पवन को भी क्लियर है, आई होप नाविद को भी क्लियर होगा एज वी हैविंग नेटवर्क इशू। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जाएगा तीन तरीके से, ऑक्सीजन कितने तरीके से जा रहा था, टू वेज, अब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा थ्री। पहला होगा हमारा डिसॉल्व वाला, कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होता है तो जो वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, उसके साथ ये CO2 और H2O क्या है, दोनों बाइंड होकर और एक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या हो गया हमारा डिसॉल्व इन प्लाज्मा, फर्स्ट वाला, ठीक है, ओके। पवन, गौतम, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन तो पूरे ब्लड में प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को बिठा के ले जा सकता है तो क्या CO2 को नहीं ड्रॉप कर सकता, वो ब्लड कहाँ जा रहा है, टिश्यू के पास घूम रहा है। उस ब्लड ने क्या बोला, हीमोग्लोबिन बैठा था, उसने बोला चलो कार्बन डाइऑक्साइड हम आपको कहाँ ड्रॉप कर देते हैं, एल्वियोलाई में, ताकि आप वापस एटमॉस्फेयर में चले जाए। तो ये HB और CO2 ने जब जुड़े तो एक कंपाउंड बनाया HbCO2, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर गाइस, क्लियर है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट होगा बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं HCO3 माइनस आयंस। हम ये पढ़ेंगे डिटेल में कि ये आयंस बनते कैसे एग्जैक्टली। तो क्या आपको ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग हो गई है, इंट्रो वाला पार्ट समझ में आया, हाउ विल दिस ऑकर, ओके, ऑल क्लियर। तो पहला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ डिसॉल्व हो रहा है, इनटू द प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका पार्ट है, हमारा ब्लड का। देखो ये कितना परसेंट होता है, ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हमारा ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हमारे पास 100% ऑक्सीजन है तो उसमें से जो हमारा 3% है वो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, बाय द डिसॉल्व स्टेट। आप बताओ कितना परसेंट बचा, 100 में से 3 गया तो, 100 में से 3 गया तो कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल रिमेनिंग, 97। ये 97% को कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, वो आरबीसी में। ये क्या बोलेगा ऑक्सीजन को, कम सेट विथ मी, आई विल ड्रॉप यू टू द टिश्यूज। तो इसने क्या बोला, हम दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज HbO2, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। तो टिश्यू के पास जैसे ही जाता है तो ये O2 अलग रिलीज हो जाएगा और ये हीमोग्लोबिन अलग रिलीज हो जाएगा, और इस O2 को कौन ले लेगा, टिश्यू। क्या ये बात आपको क्लियर है, सबको क्लियर है, नावेद को क्लियर है, पवन आपको, ओके। तो देखो ये हमारा है रेड ब्लड सेल, जिसमें कौन बैठा हुआ है, हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सीजन एल्वेओलाई या लंग्स से मिली थी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई, एक कंपाउंड बनाया, इसका नाम क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
फिर ये टिश्यूज की बात गई, तो ऑक्सीजन अलग रिलीज हो गया और हीमोग्लोबिन वहीं बैठा हुआ था। ठीक है, क्लियर गाइस? सबको क्लियर है ना? आई होप देयर आर नो डाउट्स। ओके, तो ये जो Hb+O2 होता है और ये जो HbO2 बनता है कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है या टिश्यूज में होता है? जल्दी बताओ कहाँ होगा, एल्वियोलाई में या टिश्यू में, या लंग्स बोल लो एल्वियोलाई को, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली लंग्स में ऑक्सीजन किसके पास प्रेजेंट है? लंग्स के पास है, टिश्यू के पास थोड़ी ना है। जैसे ये HbO2 कहाँ गया? टिश्यू के पास, तो ये टिश्यू को क्या बोल देगा, जो तुम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लो और हीमोग्लोबिन ये अलग कर देगा। तो ये कैसी हुई? एक रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये समझ में आया गाइस? ओके, अब देखो हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बिठा सकता है उसकी बात करते हैं। तो इस हीमोग्लोबिन के पास कितनी सीट्स हुई? 4 सीट्स। ठीक है, कितनी सीट्स होगी इसके पास? 4 सीट्स। इन चारों सीट पे वो किसको किसको बिठाएगा? किसको बिठाएगा? ऑक्सीजन को। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये बोल सकते हैं, अगर उसके पास 4 सीट अवेलेबल है ऑब्वियसली वो 4 पैसेंजर को बुलाएगा। O2 क्या है हमारा यहाँ पर? पैसेंजर। और व्हीकल कौन है गाइस? हु इज द व्हीकल? हीमोग्लोबिन इज द व्हीकल। ठीक है, तो ये कौन है? एक हीमोग्लोबिन। वन हीमोग्लोबिन हैज 4 साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका जब Hb4 है और 4O2 ये सब क्या मिल गए? एक ऑक्सीजन पे 4, एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन बैठ गए। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहाँ होगा ये? लंग्स में। ऑक्सीजन किसके पास है? ऑब्वियसली लंग्स के पास। अब ये हीमोग्लोबिन वाला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड कहाँ गया? अल्टीमेटली टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास इसने ऑक्सीजन को अलग कर दिया और हीमोग्लोबिन को अलग कर दिया। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? कितना परसेंट जाएगा? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, पहले बताओ इसका कितना परसेंट यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 90% ऑफ दी O2, राइट? रिपीट करते हैं, देखो एक हीमोग्लोबिन के पास कितनी साइड से? 4 साइड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। मतलब एक हीमोग्लोबिन अगर वेहिकल है तो वो कितने पैसेंजर को बिठा सकता है? 4 को। पैसेंजर कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर क्या कर सकता है? बिठा सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन आएगी और वो जो कंपाउंड बनाएंगे उसको बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बचेगा और ये डिसोशिएट मतलब ब्रेक कहाँ होगा? टिश्यूज में होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को फाइनली अलग करना है। ठीक है, अभी समझ आया पवन, नावेद, गौतम? ठीक है, अब देखो ये बाइंडिंग भी कुछ फैक्टर्स पे रेगुलेट करती है। कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पर? PO2 और PCO2। P क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये और pH और यहाँ पर टेम्परेचर। अभी हम देखेंगे कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो किसके, ये जो सारे फैक्टर्स कौन से कम ज्यादा होंगे उसमें कैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ये टिश्यूज को कितना डिलीवर करेगा? ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। क्लियर? क्लियर गाइस? गाइस आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं एल्वियोलाई की या लंग्स। दोनों सेम ही बात करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में। और एक बात करेंगे टिश्यू के पास। अब मुझे बताओ कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो लंग्स में होगा या टिश्यू में होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा? यहाँ पर या यहाँ पर? टिश्यू में या हमारा? मैम अभी कितने टॉपिक बचे हैं? देखो बहुत कम टॉपिक बचा है, इसके बाद बहुत छोटा सा पार्ट बच रहा है, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके पहले हमारा पास ये ज्यादा नहीं बचा है। चलो बताओ HbO2 का फॉर्मेशन कहाँ होगा? डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन कहाँ होगा? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन किसके पास प्रेजेंट है? लंग्स के पास है या टिश्यू के पास है? पवन, नावेद, व्हाट हैपेंड? गौतम, नाउ यू आर नॉट स्पीकिंग। चलो मैं ही बताती हूँ। देखो लंग्स के पास इसका क्या होगा? फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन। क्योंकि टिश्यू को तो यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन चाहिए ना,
फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस HbO2 को फेवर कौन प्रेजेंट होगा? अगर ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट है तो वो बोलेगा कि हाँ ऑक्सीजन को ले जाओ। टिश्यू के पास क्या होता है, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होते जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, है ना गौतम, पवन, नावेद? ओके, नेक्स्ट बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, टिश्यू में या लंग्स में? टिश्यू में ज्यादा होगा या लंग्स में? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पर क्या CO2 कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सी प्रोसेस से? ATP बनाने वाला, दैट इज रेस्पिरेशन की वजह से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अब बात करते हैं पीएच की और टेम्परेचर की। तो यहाँ पर पीएच क्या होता है, कम, और टेम्परेचर भी कम, ठीक है। और यहाँ पर पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सॉरी, पीएच वाला आई थिंक ऑपोजिट होगा, क्योंकि पीएच क्या होता है गाइस, पीएच इज H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो पीएच क्या होगा आपका, लो, ठीक है। H प्लस ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा ना, यहाँ पर H प्लस ज्यादा होते हैं इसलिए पीएच क्या होता है यहाँ पर लो, और यहाँ पर क्या होगा हाई, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या डिसोसिएशन करवाएंगे। क्लियर? क्लियर? अब पढ़े ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। गाइस आर यू रेडी टू लर्न दिस? गाइस अब बात करते हैं व्हाट इज हीमोग्लोबिन। इट इज बेसिकली हीमोग्लोबिन माइंडेड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये बन गया HbCO2। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा HbO2 है उसका ब्रेक डाउन का एक कर्व बनाया। दैट मीन्स हमने एक ग्राफ बनाया जिसपे क्या होगा, एक्स एक्सिस ऑब्वियसली, और एक साइड क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे कौन बैठा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर होगा पार्शियल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। अब इतना बड़ा टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके पास कितने साइड्स है, ऑब्वियसली 4 साइड्स फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। तो ये पर्सन सैचुरेशन का मतलब है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर एक्चुअली सिटिंग ऑन दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात क्लियर है गाइस, इतनी बात क्लियर है? ओके, तो जब इस हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमको एक एस टाइप का या इस शेप का क्या होता है, प्लॉट मिलता है, कर्व मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। इतनी बात क्लियर है? सिग्मोइड कर्व क्या होता है आप लोगों को पता है? जो एस टाइप का हमारा जो कर्व अगर मिलता है किसी ग्राफ में तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। देखो, तो ये जो हमारा कर्व है नॉर्मल का है, मतलब नॉर्मली जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे तो उतना उतना ऑक्सीजन यहाँ पे इजीली ज्यादा बैठ जाएगा हीमोग्लोबिन पे। अब इस कर्व के दो शिफ्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट, ठीक है। एक होगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट और एक कौन सा है गाइस, राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट में क्या होता है, हमारा जो पर्सन सेचुरेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के पास कम ऑक्सीजन बच है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर HbO2 का ब्रेक डाउन हो रहा है? कैन वी से दिस ऑन द राइट शिफ्ट, वी कैन से दिस दैट HbO2 is broken down into hemoglobin and oxygen molecules. What happened? यहाँ पर लोअर डाउन हो रहा है, जैसे राइट में आ रहे हैं तो पर्सन सैचुरेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के पास कम ऑक्सीजन है, दैट मीन्स वहां पर एक डाउन हो रहा है। और लेफ्ट शिफ्ट में HbO2 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यहाँ पर HbO2 का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस होगा गाइस। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो हमने एल्वियोलाई में और टिश्यू में पढ़े थे। अब मुझे
कि जो राइट शिफ्ट है वो कहाँ होना चाहिए? HbO2 का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? टिश्यूज के पास। और सिंथेसिस कहाँ होता है? सिंथेसिस कहाँ होता है HbO2 का? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कहाँ होता है? लंग्स में या एल्वेलाई में? अब हम इनके फैक्टर्स पढ़ते हैं। जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है, उतना ज्यादा वो हीमोग्लोबिन के साथ पास बैठ सकता है। राइट राइट। पवन, नावेद, गौतम, आर यू गाइस देयर? आर यू लेफ्ट? राइट। तो दैट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट में HbO2 का सिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए पहला फैक्टर कौन चाहिए? PO2 ज्यादा। PCO2 कम होना चाहिए या ज्यादा? अगर ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फाइट करेंगे, बोलेंगे कि मैं हीमोग्लोबिन पे बैठूंगा या मैं बैठूंगा। तो CO2 को कम होना चाहिए ना। ओके। अब H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कम होना चाहिए या ज्यादा? ऑब्वियसली कम, एसिडिक इन्वायरमेंट कर देंगे अदरवाइज, है ना। और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? लो। इतनी बात क्लियर है? अब इसका पूरा ऑपोजिट कहाँ बना दो? टिश्यू में। ठीक है। अब बताओ PO2 टिश्यू में ज्यादा होगा या कम होगा? PO2 would be ज्यादा और कम in the tissues? कम। PCO2 would be more or less ज्यादा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। तो ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट क्या आप लोगों को समझ में आ गया? L से L याद रखना, लेफ्ट मीन्स लंग्स, है ना। और R से T याद रखना, PQRST बोलते हैं ना, तो T फॉर टिश्यू। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गाइस क्लियर है? ओके। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। आप किसकी बात करेंगे? CO2। CO2 कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी? कितने वेज है? 3 वेज, है ना। पहले हमने कौन सा बोला था? डिसॉल्व इन दी प्लाज्मा, है ना। ऑक्सीजन भी इस तरीके से गया था, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास है, वो किससे हमारा ऐड हो जाएगा? वाटर। वाटर किसके पास प्रेजेंट है? प्लाज्मा। और इन दोनों से मिलके एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड ऐसा बन जाएगा, कहाँ हो गया? टिश्यू में। जैसे ही लंग्स के पास गया तो ये क्या कर देगा? यहाँ पर H2O को अलग और CO2 को अलग, और इस CO2 को फाइनली हम क्या कर देंगे? एक्सेल। क्लियर? पवन, नावेद, गौतम, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो रही है या बाइंड करती है? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। तो इन्होंने जो कंपाउंड बनाया HbCO2, उसका नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और फाइनली देयर आर बाइकार्बोनेट्स आयंस, HCO3 आयंस, माइनस आयंस। ठीक है। ये आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, पर ये जो H2CO3 फॉर्म हुआ है वो क्या होता है? अब अलग तरीके से ब्रेक होगा। ये H प्लस आयंस को अलग कर देगा और HCO3 माइनस आयंस को अलग कर देगा, और ये हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो क्या ये तीनों तरीके समझ में आए? क्या ये तीनों तरीके समझ में आए? ओके। CO2 किसके पास था? टिश्यू के पास। अभी हम कार्बोनिक वाली एसिड वाली बात कर रहे हैं। और यहाँ पर प्लाज्मा के पास क्या था? प्लाज्मा किसमें रिच है? वाटर में। दैट मीन्स H2। जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? H2CO3। H2CO3 कहाँ हो गया हमारा? डिसॉल्व स्टेट में। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और इसको जो एंजाइम कैटेलाइज करता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आई होप दिस इज क्लियर टू, क्लियर है ना? क्लियर है ना? राइट, व्हाट हैपेंड? ओ, अब ये तो कहाँ होगा? आपका टिश्यू में। ये ब्लड के पास आ गया। अब ये जब जाता है किसके पास? लंग्स के पास।
तो लंग्स के पास गया तो ये जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ये H2CO3 जैसे जैसे मूव करा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? CO2 कहाँ से मिलेगा? टिश्यू से। और प्लाज्मा में क्या है? वाटर। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जैसे लंग्स के पास गया, उसने CO2 को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, सो अब हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। इसने किससे कंबाइन किया? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और जो कंपाउंड बनाया दैट इज HbCO2। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? देखो यहाँ पर कितना होगा? 7% कैसा गया? डिसॉल्व स्टेट में। यहाँ पर 20 to 25% कितना गया हमारा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में। ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है? ओके, तो देखो 20 to 25% ऐसा जाएगा। यहाँ पर ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन गया, जैसे ही ये वापस लंग्स के पास जाएगा तो ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। ये जो CO2 यहाँ से निकल जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेल कर देंगे। और ये हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ये आरबीसी में वापस आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है? बाइकार्बोनेट्स वाला आयन वाला समझे? नेक्स्ट, तो याद रखना 7% कैसे गई थी हमारी? डिसॉल्व स्टेट में, ठीक है। उसके बाद देखो 20 to 25% कैसे गई थी? 20 to 25% कैसे गई थी? हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अब बाकी की जो बची 70% है वो जाएगी बाइकार्बोनेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिले थे, एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना, उसके बाद इट विल डिसोशिएट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज HCO3 आयंस, माइनस आयंस एंड H प्लस आयंस। और इसी का नाम है बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ गए? लंग्स के पास जैसे ही जाएंगे तो ये रिएक्शन वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो ये HCO3 आयंस फाइटर H प्लस से बाइंड करेंगे। उसके बाद ये H2CO3 बनाएंगे, देन CO2 will be liberated and this CO2 will be exhaled. क्लियर? क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो 100 ml ब्लड डीऑक्सीनेटेड 4 ml को क्या करेगा? CO2 को डिलीवर करेगा। और यहाँ पर जो 100 ml हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा था टिश्यू को? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गाइस? 5 ml, ठीक है। तो ऑक्सीजन 5 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 4 CO2 दैट इज 4 ml। क्या ये सब कुछ क्लियर है गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो दैट्स इट फॉर डे गाइस। आप बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों के लिए प्लीज पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर लेना। एज वेल एज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है संडे को, वो आएगा आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसीलिए आप सारा उसको पढ़ के रखना। जिसने नहीं देखी वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख ले और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।